ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विथ ग्रेविटेशन टुडे। ठीक है, हमने कल देखा कि न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉज क्या क्या हैं, है ना। व्हाट आर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। तो उसमें क्या था भाई साहब, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज़। कोई भी दो बॉडीज़ में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लैनेट्स और सन में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ अर्थ और मून में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन इज समथिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज़। And what is the formula for that force? F is equal to G into m1 m2 by r का square, where G is the universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. m1 m2 are the masses of the two bodies and r is basically the distance between the two bodies. ठीक है, तो ये हमने कल लेखा जोखा पढ़ा भाई साहब इसमें। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। तो F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ठीक है, इस G को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। सो F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। Are we clear on this one people? This is something that we had studied. और न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F is directly proportional to product of masses and F is inversely proportional to R का स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं F is equal to G m1 m2 by R का स्क्वायर। We basically combine and write this. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब। So difference between gravitational constant and acceleration due to gravity. Gravitational constant क्या होगा भाई साहब, gravitational constant will be the same throughout the universe. आप कहीं भी चले जाएं, आपका gravitational constant का जो वैल्यू है it will remain as 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg का स्क्वायर। This is going to remain the same, ये सेम ही रहेगा। लेकिन acceleration due to gravity जो है वो वेरी करेगी, इट विल वेरी। ठीक है, कॉमन जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, इट इज़ अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन ये भी यूनिफॉर्म नहीं होती है क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा इस तरीके का है। और हमने कल डेरिवेशन देखा, जी की वैल्यू क्या होती है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कल डेरिवेशन देखा था हमने। ठीक है, सो जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई आर का स्क्वायर। अभी ये तो भाई साहब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी जब तक हम अर्थ की बात कर रहे हैं तब तक कांस्टेंट रहेगा। ये जो आर का स्क्वायर है ये भाई साहब वेरी होगा क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वेटर में आर बढ़ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो जी की प्रोपोर्शनैलिटी आर के स्क्वायर के साथ इन्वर्स वाली है, मतलब आर अगर बढ़ेगा, इफ आर इंक्रीजेस G will come down and similarly if R decreases G will increase। ठीक है, तो अगर भाई साहब आप इक्वेटर पे आते हैं, आपको दिख रहा है कि भाई साहब R बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, G की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप पोल्स पे आते हैं तो R आपका कम होता है तो G की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी भाई साहब, बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम ऑल अक्रॉस, सब जगह। ठीक है, अभी जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब, जिस प्लैनेट, कुछ प्लैनेट्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, देयर इज नो ग्रेविटी एट ऑल। कुछ प्लैनेट्स से बहुत कम है, जैसे मून में अगर आप जाते हैं तो मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 है, 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या डिफरेंस देखेंगे आज, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन योर बॉडी, एंड वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। ठीक है, वेट में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, मास में ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके बॉडी में या किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट होगा
वो अर्थ में भी उतना ही होगा, किसी दूसरे प्लैनेट में भी उतना ही होगा, मून में भी उतना ही होगा। लेकिन वेट इज बेसिकली द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर बॉडी। इसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपका अगर वेट हम देखेंगे, वेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, अगर किसी बॉडी को आपने देखो, अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ये फ्री फॉल है, ठीक है। अगर मैं इसको पटकूं तो वो फ्री फॉल नहीं है। अगर मैं किसी फोर्स से किसी बॉडी को नीचे फेंक रहा हूं, देन इट इज नॉट अ फ्री फॉल। फ्री फॉल इज जस्ट लेटिंग द बॉडी फॉल ऑन इट्स ओन। दिस बॉडी इज फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इसको पटकूं तो वो फिर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नहीं गिर रहा है, आप उस पर फोर्स एडिशनल लगा रहे हो, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग ओनली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, क्लियर है। एंड व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग विथ अ एडिशनल अमाउंट ऑफ फोर्स, इट इज नॉट अ फ्री फॉल, ठीक है, ओके। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ द फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हमने भाई साहब देखा फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है। अगर हमने m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, और r की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, तो अभी आपका f क्या हो जाएगा, g 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो f क्या हो जाएगा, g। तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। वही है देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर यूनिट मासेस के दोनों मास हैं और दोनों का भाई साहब अपेरेंट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर इज 1, तो आपका फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अभी हम बात करते हैं भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन जो कॉज होता है ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड को बढ़ाना, स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ना। और स्पीड अगर कम भी हो रहा है तो भी वो एक्सेलरेशन होगा, उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी आपकी स्पीड 5 है, थोड़ी देर बाद 7 हो गई, फिर थोड़ी देर बाद 9 हो गई, फिर थोड़ी देर बाद 11 हो गई। अगर ऐसा कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो टाइम के साथ आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो यू आर अंडर एक्सेलरेशन। इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, स्पीड का बढ़ना। ठीक है, स्पीड के जो मैग्नीट्यूड पार्ट है उसका बढ़ना, दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। सो इट इज एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक बॉडी में एक्सेलरेशन कॉज होगा। अगर आप छोड़ दोगे एक बॉडी को तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर चला जाएगा, या ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड हो जाएगा, इट विल फॉल डाउन, इट विल फॉल डाउन। एंड द एक्सेलरेशन कॉज, उसका किस रेट से उसका स्पीड बढ़ेगा जब वो नीचे गिर रहा है, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये समझ में आ रहा है कि किस रेट से उस बॉडी का स्पीड बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं इस बॉडी को फेंक रहा हूँ, इसका इनिशियल स्पीड कितना है? इनिशियल स्पीड कितना है? 0। आपने ये पढ़ा हुआ है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबने पढ़ा हुआ है भाई साहब। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करते हैं, देखो v इज इक्वल टू यू, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फ्री फॉल के लिए? gt। ठीक है, gt। अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई साहब एक बॉडी को फेंका गया ऊपर से और 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन 1 सेकेंड फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो भाई साहब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हमेशा u क्या होगा? u विल ऑलवेज बी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो हम इसी इक्वेशन में इसको डाल देते हैं भाई साहब, v की वैल्यू 0 प्लस g की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगेन वही सेम चीज,
ठीक है, यहाँ पे u तो आपका 0 है ही, 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बोलो 19.6 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद भाई साहब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। क्लियर है भाई साहब? जब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़े या टाइम के साथ वेलोसिटी घटे तो बॉडी इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस पीपल? कोई क्वेश्चन नहीं? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। तो आपका भाई साहब आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा वो एक फोर्स के वजह से होगा, और हम न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका मास इंटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू फोर्स। तो बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का रिजल्ट हो रहा है, जैसे भाई साहब इस दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ हिलने वाला है? ये नहीं हिलने वाला, क्योंकि ये मेरे फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। कोई बुलडोज़र आ गया तो शायद उससे हो जाए, ठीक है, तो लेकिन मैं इसको हिला सकता हूँ, ठीक है, कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैं मूव कर सकता हूँ, या आप भी मूव कर सकते हो। तो जहाँ पे आपके फोर्स का रिजल्ट दिख रहा हो वहाँ पे आपके फोर्स के वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इस केस में अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे ए जो है तो जी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Its value is taken as 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गई भाई साहब किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इट्स वैल्यू इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको सवालों में दिया रहेगा इसका वैल्यू, ज़्यादा करके आप 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, वरना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी स्पेसिफिकली गिवन टू बी यूज्ड बाय यू। ओके, इट इज़ कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया, ये आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, इसका नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यू गो एनीवेयर इन यूनिवर्स द वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। इट इज़ वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो है तो वेरिएबल होगी, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी। आपने देखा भाई साहब इक्वेटर में एक होगी, पोल्स में एक होगी, आप हाइट पे चले जाइए तो एक होगी, आप मून पे चले जाइए तो एक होगी, आप किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे तो एक होगी। सो इट इज़ बेसिकली नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। इवन ऑन अर्थ इट इज़ वेरिएबल। आप भूल जाइए कि आप भाई साहब कहीं मून पे जा रहे हैं या किसी और प्लैनेट पे जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ अर्थ में भी हैं तो भी आपको इसकी वेरिएबल वैल्यूज़ मिलेंगी। यू विल गेट वेरिएबल वैल्यूज़ फॉर द सेम। आर वी क्लियर? अभी देखो, जैसे मास 100 kg है, आप जब बोलते हैं ना कि मेरा वेट 60 kg है, नहीं, आपका वेट 60 kg नहीं है, आपका मास 60 kg है। सो फिजिक्स में आप रॉन्ग हैं। Whenever I will ask your weight, you will say 45 kg या 50 kg, ऐसा आप बोलते हैं, राइट? You are wrong. That is not your weight, it is your mass which you are referring to. और फिजिक्स में हम मास और वेट को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सवालों में भी देखेंगे वेट लिखा हुआ है या मास लिखा हुआ है, जैसा हम यूज़ करते हैं। लेकिन फिजिक्स में वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, तो जब हम मास बोल रहे हैं, मास मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब आप अपना वेट बोलते हैं तो आप एक्चुअली अपना वेट नहीं बोल रहे हैं, यू आर बेसिकली टेलिंग द मास। ठीक है, आप अगर 60 kg के हैं तो वो आपका मास हुआ। आपका वेट कितना हो जाएगा? 60 इंटू 9.8 या 60 इंटू 10 कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूटन हो जाएगा। दैट विल बी योर वेट। ठीक है, वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग यू। तो यहाँ पे देखो, किसी इंसान का मास अगर 100 kg है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? बोलो, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट विल बी 100 kg इंटू 100 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 100 इंटू 9.8 कर लो भाई साहब, कितना हो जाएगा? 980 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। क्लियर है? और इसी को हम लिखेंगे भाई साहब 980 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है भाई साहब न्यूटन। So this is obviously gravitational force. Weight is basically the force with which Earth is attracting a body. Hence this will be 980 Newton.
अभी देखो वही इंसान जब भाई साहब लेट्स से कहीं और गया है, लेट्स से मून पे गया है, तो उसका वेट कितना हो गया, देखो 162.2 न्यूटन, 600 से उसका वेट गिर के इतना आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, मास तो वही रहेगा भाई साहब, इंसान का मास वही रहेगा, तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 600 इंटू 9.8 अपॉन अप्रॉक्सीमेटली वॉट 6। ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा भाई साहब ये। ठीक है, क्लियर है? सॉरी 600 कहाँ से, 100 इंटू 9.8/6 इतना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो भाई साहब, 6 1 जा 6 और कितना आया भाई साहब 3, 6 6 जा 36 और कितना हो गया भाई साहब 6 3 जा 18, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है। ठीक है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 163 न्यूटन, वही देखो आसपास। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो आप जब मून पे जाते हैं तो आपका वेट 1/6 हो जाता है, ये सवालों में पूछा जाता है। ठीक है, समझ लो किसी इंसान का भाई साहब या कहीं पे किसी का 600 न्यूटन अगर वेट है तो अर्थ में, तो मून में कितना हो जाएगा भाई साहब, 600/6 कर दो सीधा। ठीक है, दैट विल बी 100 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सो एनी वेट विच इज मेजर्ड ऑन अर्थ, द सेम वेट विल बी 1/6 ऑन द सर्फेस ऑफ मून। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? चलिए भाई साहब, so mass and weight, mass is the quantity of matter contained in a body and it is going to be remaining the same all throughout the universe, वो भाई साहब सेम रहने वाला है। and weight is what the force with which the earth attracts a body or a planet attracts a body। ठीक है, and that is variable, ये भाई साहब आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, so mass is the quantity of matter contained in the object, कितना मैटर है। अगर भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि इसका कुछ मास है तो आप बताएंगे भाई साहब वुड कितना है इसमें और लोहा कितना है इसमें। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू से इट। सो दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन इट। ठीक है, अगर मेरा मास आपका कुछ है तो मेरे अंदर फ्लैश का मास कितना है, बोन्स का मास कितना है, आपके ब्लड का मास कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ठीक है, वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वेट क्या होता है, फोर्स, एक फोर्स जिससे अर्थ एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, डज नॉट चेंज विथ प्लेस, मास भाई साहब प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है। अर्थ में एक बॉडी का जितना मास होगा उतना ही मास कहीं और भी होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विथ प्लेस, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। दिस चेंजेस विथ प्लेस, हमने देखा भाई साहब पोल्स में अलग, इक्वेटर में अलग, मून में अलग, किसी दूसरे प्लैनेट में अलग, अलग अलग जगहों पे आपका मास अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, किसी ने लिफ्ट में अपना वेट मेजर किया है अपने बिल्डिंग में? वो वेट मेजरिंग का मशीन तो होता ही है, वो कुछ 150-200 रुपये में आता है। अगर आपके पास रहेगा तो उसके ऊपर खड़े होकर देखना, आपका वेट ऊपर नीचे होगा, आपका वेट ऊपर नीचे होगा जब आपका लिफ्ट नीचे जा रहा हो। ठीक है, सो वो उसका अलग रीज़न है। SI यूनिट इज़ kg, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपका वेट जो आप मेजर करते हैं वेइंग स्केल में, दैट गोज अप एंड डाउन। ठीक है, एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न, वो आप 11th में पढ़ेंगे। आपके अंदरूनी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब आप समझ लो कोई राइड पे हैं, राइड जो ये आपका आई मैजिका वगैरह में राइड है और उसमें आप नीचे उतर रहे हैं ना, तो भी आप देखोगे आपका वेट कम हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग रीजंस हैं व्हाई दिस हैपेंस। SI यूनिट इसका भाई साहब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, kg है। CGS यूनिट आपका क्या है, ग्राम है। SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जहाँ पे आया भाई साहब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल समझौते से हुआ था। ठीक है, समझौते से हुआ था क्योंकि हमारे यूनिट्स को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। कोई किसी यूनिट को ऐसे मेजर कर रहा है, कोई किसी यूनिट को अपने हिसाब से मेजर कर रहा है। सो द साइंटिफिक कम्युनिटी सैट एंड डिसाइडेड कि भाई साहब सारे यूनिट्स को हम, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम एक यूनिट डिज़ाइन करेंगे। कितने फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कल हमने क्या देखा, 7। ओके, फर्स्ट वन ट्राई, नचिकेत याद नहीं है? आप याद नहीं है तो आप घर पे जाकर वीडियो तो देखो ना भाई साहब, उसका नोट्स तो वहाँ पे बनाओ। यहाँ पे आप बड़े फ्रीली ऐसे बैठे रहते हो, मैं आपको नोट्स बनाने यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि मेरा टाइम जाए आपको पढ़ाने में और आपका टाइम जाए समझने में। सो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम्स। अगर मैंने आपको भी बोला चलो भाई साहब अभी नोट करो, थोड़ा बहुत समझा दिया, मैं भी रेस्ट में बैठूंगा भाई साहब, थोड़ा सा आप नोट कर लोगे, तो ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम का वेस्टेज होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम जाए
पढ़ाने में और आपका समझने में, सो दैट वी मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ टाइम। तो उसका बेनिफिट तभी हो सकता है जब पैरेलली आप घर पे इसका नोट्स बना रहे हो। आपको क्या लगता है ये सब अरेंजमेंट मेरे लिए ईजी है? ये भाई साहब ये कैमरा लाओ, भाई साहब दुनिया भर का ये सब अरेंजमेंट करो, मैं भाई साहब मूव भी नहीं कर सकता, कोई बाहर आ गया सब निकाल कर फिर जाओ बाहर। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट आई एम रेडी टू टेक द प्रॉब्लम इफ़ यू हैव रेडी टू टेक द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली एज वेल। ये तो परस्पर होना चाहिए ना यार, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो। आप घर में जाकर अगर उसको नहीं देख रहे हो और उससे नोट्स नहीं बना रहे हो, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी? अभी ये मैं तो आपको क्या लगता है ये सारा दिन का जो वीडियोज़ होता है ये ऐसे ही अपडेट हो जाता है? इसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, जो आपके कहीं पे ब्लर आया है उसको रिमूव करना पड़ता है, तो उसके बाद उसको हम अपलोड कर पाते हैं। और वो भी यूट्यूब के अलग अलग भाई साहब रिक्वायरमेंट्स हैं, इतना लेंथ वो ये दुनिया भर का है, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम जाता है भाई साहब मेरे को। यहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास होती है और आपका जो मतलब वीडियो को एडिट करके अपलोड करने में मेरा 1 घंटा जाता है। मतलब आपके पीछे मेरा 2.5 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, विच आई कैन एब्सोल्युटली सेव बाई जस्ट मेकिंग यू राइट डाउन द नोट्स। मेरा पर्पस ये है कि आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको जाकर घर पे फिर से एक बार देखिए, ताकि वो माइंड में रजिस्टर हो जाए और उसका नोट्स बनाइए। यही तो पर्पस है, और ये पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है अगर आप यहाँ पे बैठ के बस हो गया चैंपियन। और ये सिर्फ इन दोनों का नहीं है, सबका ही है ऐसा इशू। सो इट्स नॉट गोइंग टू रीप यू एनी बेनिफिट्स, माई एफर्ट्स आर गोइंग डाउन द ड्रेन्स, और आप भी वहीं पे वहीं हैं। आपको क्या लगता है ये सब जो पढ़ाया जा रहा है ये आपके मेमोरी में रिटेन रहेगा? नहीं रहेगा। 4 दिन बाद आपको कुछ नहीं याद रहेगा। अभी नहीं याद है तो कैसे 4 दिन बाद याद रहेगा? पैरेलली अगर चीज़ें नहीं हो रही है भाई साहब तो यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। अगर आप पैरेलली नहीं कर रहे, सीधे साफ शब्दों में आप अपनी कब्र खोद रहे हैं भाई साहब। टाइम कैसे निकल जाएगा और कैसे आपके सर के ऊपर एग्जाम्स मंडराएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। इट इज़ अ टाइम विच इज़ द मोस्ट वैल्यूबल। आपका ये जो टाइम है ना, ये आप फ्री माइंड में हैं और इस फ्री माइंड में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। जब एग्ज़ाम का प्रेशर आएगा तब आप भाई साहब समझें या ना समझें आपको रटना पड़ेगा, नैया पार करनी है। तो फिर आप पढ़ाई का मज़ा नहीं ले सकते। अभी आप लुफ्त उठाकर आराम से मज़ा लेते हुए पढ़ सकते हैं और आप चीज़ों को समझने का टाइम भी दे सकते हैं। देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डिवोट एनफ ऑफ टाइम टू गेट द नॉलेज। और आपको जा रहा है ये चीज़ तो प्लीज़ उसका इन्वेस्टमेंट तो देखिए, उसका भाई साहब फ़ायदा तो उठाइए। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो आगे चल के भी आप चीज़ों को या अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके इसमें आएंगी उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आगे वही निकलता है जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा ले। ऐसा यूनिट कल मैंने पढ़ाया था आपको भाई साहब, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ इसको मेजर करते हैं मीटर में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं केजी में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, और बोलो भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर्स में, और बोलो भाई साहब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का पाला आपका पढ़ना नहीं वाला है, 12 तक भी नहीं आएगा ये, मतलब ये आप नहीं पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। फिर भी जानना ज़रूरी है। इसको मेजर करते हैं कैंडेला में, ठीक है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे शायद आप, और ये बहुत ज़्यादा आपके सवाल बनेंगे 11th और 12th में इस पर, ठीक है, केमिस्ट्री में। इसको हम बोलते हैं भाई साहब मोल्स, ठीक है। ये हो गया मोल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, और 2 आपके भाई साहब एडिशनल यूनिट्स हैं, ठीक है। एक होता है आपका एंगल, एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियंस में, ठीक है। और दूसरा है भाई साहब आपका सॉलिड एंगल। प्लीज स्टॉप दैट नॉइज। सॉलिड एंगल इसको हम कैसे मेजर करते हैं? स्टेरेडियन। दिस इज बेसिकली स्टेरेडियन, ठीक है। एंगल को मेजर करते हैं हम रेडियंस में, सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं हम स्टेरेडियंस में। ये आपके हो गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और ये आपके 2 एडिशनल यूनिट्स हो गए। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लेकर ही आपके बाकी के यूनिट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। जैसे भाई साहब आपका एरिया, एरिया आपका क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब, ठीक है। डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सारे आपके भाई साहब यूनिट्स हो गए। ओके, नाउ अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो इन चीज़ों का चेंज कैसे हो जाएगा? लेंथ को जिसको आप मीटर में मेजर करते हो, इसको आप मेजर करोगे सेंटीमीटर में। मास जिसको आप केजी में मेजर करते हो, उसको आप मेजर करोगे ग्राम्स में।
टाइम जिसको आप मेजर करते हो सेकेंड्स में, इसको आप मेजर करोगे सेकेंड्स में, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए आपके CGS में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर पीपल। ओके, SI यूनिट यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। SI यूनिट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, दिस इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एंड CGS यूनिट इज बेसिकली व्हाट, CGS मतलब आप लेंथ को मेजर कर रहे हो सेंटीमीटर में, मास को मेजर कर रहे हो ग्राम्स में, और टाइम को मेजर कर रहे हो सेकंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, CGS यूनिट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, SI में हम इसको मेजर कर रहे हैं kg में, और CGS में इसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम्स में। हम इसी को यूज़ करते हैं ज़्यादा करके। लेकिन कभी आपसे पूछ लिया कि भाई साहब व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास इन CGS, तो इट विल बी ग्राम्स, ठीक है। ओके, SI यूनिट इज न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन। न्यूटन, 1 न्यूटन इज, ये देखो एकदम भी पढ़ाई नहीं होती है भाई साहब। 1 न्यूटन इज, न्यूटन किसका यूनिट है पांडे जी? सोहम, कल मैंने इसको डिराइव भी किया था और आपके सामने ये भी करके दिखाया था कि 1 न्यूटन की डाइन्स में कन्वर्जन करें तो कितनी वैल्यू होती है। अनफॉर्चुनेटली आज आप पूरे ब्लैंक हैं, क्योंकि आप जाते हैं और ये भी क्लोज और किताब भी क्लोज। किताब तो खुलती नहीं होगी, अभी वैकेशन है भाई साहब 5-6 तारीख तक, ये भी क्लोज है और किताब भी क्लोज है। मैं बोल रहा हूँ आप, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। आप भाई साहब धीरे 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 अपने डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अच्छे स्टूडेंट में, स्कॉलर में, और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है? द ओनली डिफरेंस इज़ दैट वो जो स्कॉलर है वो आपसे शायद 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेगा या आपसे शायद 4 सवाल ज़्यादा लगाएगा, बस। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। उसको कोई एडिशनल ब्रेन नहीं है। द ब्रेन साइज एंड क्वांटिटी इज़ द सेम, एप्लीकेशन उसका ज़्यादा है, वो उसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भाई साहब इस शॉप में भाई साहब लाइट नहीं चलाऊँ, कुछ नहीं चलाऊँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या रेंट भर के फ़ायदा क्या? मैं उसको यूज़ करूँ तब ना उसका रेंट भरूँ। मैं बिजली के पैसे बचा रहा हूँ, मैं भाई साहब कुछ भी नहीं चला रहा, इसको यूज़ भी नहीं कर रहा, लेकिन रेंट भर रहा हूँ, कोई फ़ायदा है उससे? इससे अच्छा मत ही लो ना ये शॉप, राइट? दैट इज़ द सेम। इफ़ यू हैव अ ब्रेन एंड यू आर नॉट यूजिंग इट, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट? आपको उसको यूज़ करना है, तभी वो रिफाइन होगा। ओनली देन इट विल बी रिफाइंड, ओनली देन उसका कुछ पर्पस निकलेगा। आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो भाई साहब। स्पेक्टेटर ही बने रहना है पूरे जीवन भर। हाँ, चेन्नई कैसे जीत गया भाई साहब, वो बाप रे, नहीं जीतना चाहिए था, जीटी को जीतना चाहिए था, है ना, बारिश आ गई, जीते। यही आपके पॉइंट ऑफ डिस्कशंस, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यार जो ये है उसको आप कहाँ डाल रहे हैं भाई? वेयर इज़ इट ऑल गोइंग? कल मैंने इसको डिराइव किया था, आपको 1 न्यूटन का डेरिवेशन दिखाया था मैंने, कितना होता है डाइन्स में, और 1 न्यूटन कितना होता है। टुडे यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक बिकॉज यू हैव एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। देखो, मैं स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ और मैं होना नहीं चाहता। जितनी देर तक मैं आपको समझा कर चीज़ों को करवा सकता हूँ करवाऊँगा, वरना मैं अगर अपने पे उतर आऊँ तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, फिर सांस लेने में तकलीफ होगी आपको। यू वॉन्ट मी टू गो दैट वे, यू वॉन्ट मी टू बी नास्टी, आई एम एब्सोल्युटली ओके विथ इट। यहाँ पे आपके पेरेंट्स को बुलाऊँ, तमाशा करूँ, यू आर रेडी फॉर दैट? आई हैव, वो मेरे लिए चाय पानी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और आपके पेरेंट्स का जब फ़ोन आएगा ना, ये एक ऑब्जर्वेशन मेरा नोटेड है, ये एक ऑब्जर्वेशन मेरा नोटेड है। बोलूँगा मैं भाई साहब, ये सवाल पूछा है, देखो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, सवाल पूछ रहा हूँ सोहम से, नहीं बता पा रहा है, जबकि उसके पहले दिन ही मैंने ये किया है। आई हैव दैट रिकॉर्डेड, राइट? सवाल पूछ रहा हूँ आरुष से, भाई साहब नहीं बता पा रहा है न्यूटन क्या होता है, जबकि उसके पहले दिन मैंने डिराइव करके बताया है। 1 न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया भाई साहब ये? फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, मतलब एक फोर्स होता क्या है, m इंटू ए। तो अगर किसी बॉडी का मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन। ये हो जाएगा 1 न्यूटन। इतना तो है भाई साहब, सिंपल सा। तो इसीलिए हम SI यूनिट को क्या लेते हैं? 1 न्यूटन। और कल हमने डिराइव किया था भाई साहब, देखो यहाँ पे 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी है?
10⁵ डाइन्स है। ये डाइन्स बेसिकली यूनिट ऑफ फोर्स है इन CGS, ठीक है। अभी ये 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। CGS में ये यूनिट्स हैं, आप कर लो भाई साहब। ये 1 kg का कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो भाई साहब, 10⁵2 मतलब 100 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई साहब, ग्राम सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर तो वैसा ही है, तो कोई चेंज नहीं वहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डाइन्स। सो दिस इज डाइन, ठीक है। और यहाँ पे 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ठीक है। CGS यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर है? क्लियर तो सब यहाँ पे होता है भाई साहब, फिर दूसरे दिन पूछूं तो सब अनक्लियर है। मास इज मेजर्ड विद अ वेइंग स्केल। तो हम मास को कैसे मेजर करते हैं भाई साहब, वेइंग स्केल से मेजर करते हैं। मतलब आपको तराजू में रखकर मास को मेजर करना पड़ेगा। समझिए इस चीज़ को कि आप अगर तराजू में चीज वेग करते हैं, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली, क्यों यहाँ पे क्यों मास मेजर होगा, तराजू में जो चीज, बीम बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, बीम बैलेंस, ठीक है। बीम बैलेंस है मतलब तराजू का ही एक पार्ट हो गया। क्यों यहाँ पे कुछ वेट्स रखेंगे आप, और यहाँ पे क्या करते हैं, जिस चीज़ का मास आपको मेजर करना है उसको आप रख रहे हैं। क्यों यहाँ पे मास ही मेजर होगा, बहुत सिंपल सी बात है, बताइए। ओके, समझ लो यहाँ पे आपने 5 kg का बट्टा रखा हुआ है, वो लोहे का जो बट्टा होता है, 5 kg रखा हुआ, और यहाँ पे शुगर है या राइस है या जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट A है, यहाँ पे वेट है भाई साहब, कितना है, 5 kg का वेट है। इस 5 kg पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, हाँ नहीं यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, इस 5 kg के बट्टे पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, सिंपल 9.8 भाई साहब। किसी पे भी, एक प्लेन पे, एक भाई साहब ट्रेन पे, एक छोटे से चींटी पे भी, और एक भाई साहब धूल के कण पे भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट एज पर द साइज ऑफ द बॉडी। आपके साइज ऑफ द बॉडी के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती है, आप प्लैनेट पे कहाँ लोकेटेड हैं उसके हिसाब से होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स टेक इट टू बी जी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मुझे बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट होता है m इंटू जी, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 5 इंटू जी हो जाएगा, बोलो क्लियर है। इसका वेट बताओ कितना होगा, इसका वेट हमें मालूम, इसका मास नहीं मालूम है, हम लोग शक्कर डाला हुआ है हमने एक बैग में, ठीक है, और इसको हम मेजर करें तो इसका, ठीक है, इसका हमने ले लिया मास m, इस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना लगेगा पांडे जी, 9.8 सेम जी, ठीक है। तो ये आपका जी, अभी देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, मतलब ये वाला, ये ग्राम्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो करते हैं भाई साहब इक्वल, W इज इक्वल टू W डैश, मतलब mg इज इक्वल टू 5g, ये g और ये g कैंसिल, तो मास कितना हो गया देखो 5 kg, ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा 5 kg। दैट्स द रीजन वी से दैट अ बीम बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, क्लियर है, मास ऑफ अ बॉडी। सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी आर जस्ट मेजरिंग द कंटेंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट मतलब आप अपने घर में कबाड़ी वाले को बुलाते हैं, ठीक है, वो लोग जो आपका ये पेपर वगैरह लेकर जाते हैं तो वो उसके लिए एक मेजरमेंट करते हैं। देखो आपने देखा है क्या, वो एक स्प्रिंग लाते हैं अपने साथ, ठीक है, और उस स्प्रिंग में एक हुक होता है, उससे आपको मेजर करके दिखाता है, देखो भाई साहब इतना हुआ, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इस स्प्रिंग बैलेंस में कांटा बोलते हैं ना हम यहाँ पे, ये हो गया m, जो भी मास होगा उसके हिसाब से ये दिखाएगा। लेकिन इस स्प्रिंग बैलेंस में ध्यान दो, जब आप लोड डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पुल्ड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको पुल करेगा, तो इसका मतलब जिसका वेट तो आपको वेट ही मिलेगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा m इंटू जी, दिस विल बी m इंटू जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज प्रिसाइसली यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी, whereas a beam balance, ठीक है, is used to measure the mass of a body, ठीक है।
ओके, वेट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब फ्री फॉल की। सो वेन एवर अ पर्सन और एनीथिंग फॉल्स फ्रीली, द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फोर्स होगा। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से इफ a ball is made to fall, there is a force which is acting on the ball, there is a force which is acting on the ball, and this force is known as gravitational force. So when you drop a ball, the force with which the ball is attracted towards the earth is known as gravitational force. Clear है? Okay. Air resistance, अभी देखो किसी भी चीज में एयर रेजिस्टेंस होगा। एयर कैसा है देखो, अभी समझ लो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल अभी जैसे जैसे अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको पूछूं कि हमने एक बॉल लिया है जिसका मास है 1 kg, एक सॉलिड बॉल लिया है, लोहे का बॉल लिया है, कुछ भी है लोहे का बॉल लिया है, इसका मास है 1 kg, और हमने समझ लो रुई या कॉटन कॉटन, ठीक है, रुई जो होता है मेडिकल, ठीक है, तो इसका भी भाई साहब मास है कितना 1 kg, और समझ लो ये हाइट है, लेट से 10 मीटर की हाइट है, यहाँ पे दोनों को फेंक रहे हैं, ठीक है, दोनों को फेंक रहे हैं, या 50 मीटर का हाइट है, चलो 50 मीटर का, दोनों को फेंक रहे हैं, कौन जल्दी लैंड करेगा? लोहे का ये जल्दी लैंड करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है 1 इंटू जी, है ना, इंटू 9.8, वेट क्या होता है भाई साहब आपका m इंटू जी होता है, तो मास इसका 1 kg है, g की वैल्यू है 9.8, तो वेट कितना हो गया बोलो, 9.8 न्यूटन हो गया। क्लियर है? यहाँ पे इसका वेट कितना हो जाएगा भाई साहब, वेट इसका कितना हो जाएगा 1, इसका भी 1 kg मास ही है, और इस पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो सब पे एक ही लगने वाली है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 9.8 न्यूटन। अगर दोनों का वेट सेम है तो दोनों को सेम टाइम पे स्ट्राइक करना चाहिए। If the weight of both of them is the same, then both should be reaching the ground at the same time, but this is not happening. This is reaching much later than this. तो इसका मतलब बीच में कोई घटना और घट रही है, और ये घटना ये घट रही है कि भाई साहब यहाँ पे है एयर, और एयर कॉटन में जमा हो जाता है। एयर कॉटन में, जो कॉटन में काफ़ी सारे होल्स होते हैं जिसमें ये एयर जमा होता है, तो पैराशूट इफेक्ट जैसा आता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, एयर इसको भाई साहब ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस हो जाती है यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस। हल्की फुल्की चीज़ों में एयर रेजिस्टेंस होता है, जैसे किसी बर्ड का फेदर, वो भी भाई साहब आराम से ऐसे ऐसे लैंड करता है, देखते हो क्यों? क्योंकि उसमें भाई साहब हवा का एक, वही चीज़ को अगर हम गोला बनाकर फेंके तो ऐसे, आप समझ लो एक पेपर ले लो, पेपर, और इसको भी भाई साहब बिल्डिंग के ऊपर से फेंको, वो पेपर आराम से ऐसा फ्लोट होते आएगा, ट्वी ट्वी, उस पेपर को भाई साहब ऐसे कर लो, बॉल बनाकर फेंको, टप से नीचे गिरेगा वो, ठीक है। क्या कर दिया आपने, चेंज क्या कर दिया आपने भाई साहब, ये जो पेपर ऐसे खुला छोड़ा था, इस पे एयर ज़्यादा लग रहा है, जब आपने उसके एरिया को कम कर दिया, अभी इस पे एयर कम लग रहा है, ठीक है। एयर जो सरफेस एरिया पे लग रहा था पहले वाले में ज़्यादा था, इसीलिए एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा था। अभी आपने सब उसका सरफेस एरिया कम कर दिया, उसको भाई साहब ऐसे मरोड़ दिया, ठीक है, तो उसका भाई साहब सरफेस एरिया कम हो गया, तो एयर रेजिस्टेंस भी उसमें कम हो गया, टप से नीचे गिरेगा, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? सो हल्की फुल्की चीज़ों में एयर रेजिस्टेंस होता है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको जब बहुत आंधी की तरह हवा आ रही होगी तो आपका साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा, वरना आप कट मार के निकल जाओ भाई साहब, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़ोर से हवा आ रही होगी तो साइकिल चलाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि साइकिल एक हल्की चीज़ है और आपको उसके मोशन को एयर रेजिस्टेंस अपोज करता है। गाड़ी चलाना उतना मुश्किल नहीं होगा, या समझ लीजिए अगर आप कोई टू व्हीलर भी चला रहे होंगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन साइकिल जैसे हल्की फुल्की चीज़ों को चलाएंगे तो एयर रेजिस्टेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप पैदल भी चल रहे होंगे, बहुत ज़ोर से हवा आ रही होगी, तो यू विल एक्सपीरियंस दैट एयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट योर मोशन। यू विल हैव टू मेक मोर एफर्ट टू मूव in order to oppose that air resistance. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? तो air resistance भाई साहब ये जो कर रहा है, air resistance के वजह से आप भाई साहब जिंदा हैं। बच्चे ये कैसे भाई साहब? वाओ, ठीक है। आप क्या, ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर है भाई साहब एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के बेनिफिट्स आपको मालूम है, हमको भाई साहब एयर इसमें से मिलता है, और एटमॉस्फेयर भाई साहब सन के डायरेक्ट रेज से हमको बचाता है, तमाम चीज़ें हैं। एक और चीज़ है आपका एयर रेजिस्टेंस। अभी अगर कोई भी पार्टिकल, समझ लो मटियोर है,
कोई भी रॉक है बहुत बड़ा, सेलेस्टियल बॉडीज भाई साहब घूमती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई विस्फोट हुआ और ये भाई साहब आया अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास, अभी क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींचेगी, अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है, ये चीज़ भाई साहब अगर अर्थ में स्ट्राइक करता है पूरा कामोटे के पूरा नवी मुंबई डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये इतना बड़ा भारी पत्थर होगा कि अगर ये गिरेगा तो पूरा नवी मुंबई जल के राख हो जाएगा, सब मर जाएंगे, एवरीबडी विल डाई, सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। ये मतलब एक बम की तरह है, बहुत बड़े बम की तरह है, भाई साहब मेटियोर है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, तो खींचेगा भाई साहब, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी एंट्री होती है, वैसे ही अर्थ इसको पुल करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल acquire speed and it will be directly approaching the earth with a very high speed. Now what happens is the moment it enters the earth's atmosphere, जैसे ही भाई साहब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसको एयर रेजिस्टेंस मिलता है। एयर रेजिस्टेंस मिलेगा भाई साहब, किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, और एयर रेजिस्टेंस इतना हाई होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एयर रेजिस्टेंस इतना हाई होता है। आप देखो किसी चीज़ को आप मतलब जैसे अगर समझ लो इस हाथ को ऐसे कर रहे हो तो ये गर्म हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, एक बार इधर जा रहे हो, एक बार इधर जा रहे हो, सो देयर इज अ फ्रिक्शन विच इज हैपनिंग, और फ्रिक्शन की वजह से हीट बढ़ रहा है। फ्रिक्शन की आप किसी गाड़ी को चलाओगे, आप देखोगे थोड़ी देर बाद गाड़ी गर्म हो गई है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में हैं, और मोशन से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इस फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है भाई साहब, हीट, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है, इससे जनरेट होती है हीट। तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई साहब, एयर रेजिस्टेंस होगा, और एयर रेजिस्टेंस क्या जनरेट करेगा, इसमें हीट जनरेट करेगा, और इतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा भाई साहब, इतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा कि ये एक्सप्लोड हो जाएगा, बम की तरह फूट जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोजन होता ही रहेगा, फिर और भी टुकड़े होंगे। तो इसका मतलब जब तक ये भाई साहब अर्थ तक पहुँचेगा तब तक ये धूल के कण बन जाएंगे। से इट विल बी लाइक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट विच विल बी रीचिंग द अर्थ, not those big chunks of rocks that will be reaching the earth. So very small and minute particles जो हैं they will be reaching the earth, so it will be harmless for us, ठीक है। ये एयर रेजिस्टेंस के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब एयर रेजिस्टेंस फालतू का है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है बोल के ये हो रहा है। कभी कभी आप देखोगे जब धीमी धीमी बारिश हो रही है, एकदम ड्रिजलिंग हो रही है, ज़ोर से नहीं, मतलब बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं गिर रहा है, तब आप देखोगे भाई साहब वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। यू विल सी दैट इट इज़ लाइक दिस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उस पर लग रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस उसके मोशन को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। तो फ्री फॉल में भाई साहब आपके जितने सवाल बनते हैं आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे, यू डोंट बेसिकली डू सम्स बाय इंक्लूडिंग एयर रेजिस्टेंस, आप एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर को एक्सक्लूड कर देते हो। इस चैप्टर में जो सवाल बनेंगे आपके फ्री फॉल पे, आप एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर को एक्सक्लूड कर देते हो। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ गया कि भाई साहब एक रुई था और एक लोहा था, वो जल्दी क्यों गिरा, और ये हाँ ये रुई और उसमें सवाल में मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, तो समझ लो ये आपका 1 kg का कॉटन है और ये आपका 1 kg का लोहे का भट्टा है, ठीक है। ये भी गिराया जा रहा है सेम हाइट से, लेट से 50 मीटर है। आपने देखा भाई साहब ये बहुत लेट पहुँचेगा, ये फटाक से गिरेगा। अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम रख दूँ, वैक्यूम मतलब एयर नहीं है, एयर नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है, मेरे को अगर वो वीडियो मिल गया मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें दिखाया गया, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। एक्चुअली एक वैक्यूम टावर किया गया है, वैक्यूम टावर मतलब उसमें कोई एयर नहीं है। अब बताओ क्या होगा, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। कॉटन और ये दोनों दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस दैट दे आर इनकाउंटरिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जब तक भाई साहब एयर है बीच में तब तक दोनों का रीच करने का टाइम अलग अलग होगा। आप उस एयर को हटा दोगे और सिर्फ वैक्यूम रखोगे, दे विल लैंड ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बिकॉज नाउ दे आर मूविंग only with acceleration due to gravity which is the same for both of them and hence their weights are also same, so इसीलिए उनका time of landing will be the same as well, ठीक है। क्लियर? एयर रेजिस्टेंस अभी देखो भाई साहब, ओहो टपा, ठीक है। सो व्हेन यू आर बेसिकली ड्रॉपिंग दिस, तो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एनकाउंटरिंग एन एयर रेजिस्टेंस, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। इस पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है भाई साहब, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो व्हेन द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी अलोन, इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। जैसे मैंने आपको बताया ये फ्री फॉल है, लेकिन इसको अगर मैं पटकूं तो वो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप एडिशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
When you are just making a body fall like this, it is a free fall. But when you are applying force in order to make the body fall, it will not be considered as free fall. ठीक है, अभी वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे भाई साहब. व्हाट इज वेरिएशन ऑफ जी? आपका विथ ऑल्टीट्यूड, विथ डेप्थ एंड ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. हमने पढ़ा कि भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है, इट विल नॉट बी अ कांस्टेंट, इट विल वेरी. उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी और किन फैक्टर्स से होगी? एक हो गया विथ ऑल्टीट्यूड, एक हो गया विथ डेप्थ एंड ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. अभी आपने देखा भाई साहब फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू जी. दिस इज बेसिकली द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, एंड दिस m इंटू जी. और दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स क्या है भाई साहब? G m. दिस इज मास ऑफ अर्थ, ये कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन r का स्क्वायर, है ना भाई साहब? यही पढ़ा ना हमने. ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, दिस इज मास ऑफ द बॉडी. तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना. mg विल बी इक्वल टू स्मॉल m, ये g अपॉन r का स्क्वायर. भाई साहब ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो g कितना हो गया? कैपिटल G m बाई r का स्क्वायर. अभी आप वैल्यूज डाल लीजिए भाई साहब. इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स है भाई साहब, ठीक है. 6400 किलोमीटर्स है, मतलब हो गया आपका 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, मतलब हो गया आपका 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर. इसका भाई साहब मीटर और इसका भाई साहब स्क्वायर. सारे यूनिट्स को हमने देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में लिया हुआ है, ठीक है. ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. ये से निकलती है. अभी अगर समझो आपका जो हाइट है, देखो ये बॉडी है और यहाँ पे बॉडी है ना, ये बॉडी और ये अर्थ है, तो ये हो गया आपका आर. अभी लेट्स से बहुत देर से कुछ फनी चल रहा है तुम्हारे जीवन में, हाँ. लेट्स से वी आर पुलिंग दिस बॉडी टू अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, दैट इज h. ये आपका r, तभी आपका क्या हो जाएगा? देखो ये g क्या हो जाएगा? g विल बी gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है? बिकॉज r इज रिप्रेजेंटिंग वॉट? भाई देखो फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r का स्क्वायर. दिस r इज वॉट? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडी. तो आपका भाई साहब जब तक बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ ये कितना है? r हुआ, ठीक है. जब आप बॉडी को बहुत हाई आल्टीट्यूड पे लेकर जा रहे हो, समझ लो ये h, तो ये इस बॉडी में और सेंटर ऑफ द अर्थ में कितना डिफरेंस हो जाएगा? r प्लस h हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या ले लोगे? इस r की जगह पे आप क्या लोगे? r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है. जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना. डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी. और ये आपका फ्रैक्शन है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा है. तो g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r का स्क्वायर, या g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r प्लस h का स्क्वायर. जितना ऊपर आप लेकर जाओगे किसी ऑब्जेक्ट को, उतना ही उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा. और फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे चले जाओगे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो जाओगे. ये विल बी बेसिकली आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर है भाई साहब? ठीक है. विथ डेप्थ, अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो विथ डेप्थ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? हाउ विल दिस बी? ठीक है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे. ओके, अभी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से, तो हमने देखा कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है. दिस विल बी रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड दिस विल बी रेडियस ऑफ पोल. So there is basically a change in the radius, because of which there will be a change in the value of g. ठीक है, चलिए देखते हैं भाई साहब विथ ऑल्टीट्यूड. विथ ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ये है भाई साहब, लेट्स से आपका एक बॉडी, एज ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब? g विल बी gm बाई r का स्क्वायर, ठीक है. हेंस इफ r इंक्रीजेस g विल डिक्रीज, इफ r इंक्रीजेस देन g विल डिक्रीज. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस भाई साहब, क्योंकि हमने देखा भाई साहब g क्या है?
इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो आर स्क्वायर होता है कब, जब भाई साहब आप अर्थ पे हो। लेकिन अगर आप एक ऑल्टीट्यूड पे चले गए, लेट्स से अर्थ से इस डिस्टेंस का हमने ले लिया h हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g विल बी इक्वल टू जी एम बाई, अभी क्या हो जाएगा, ये r तो है ही और ये h, सो दिस विल बी r प्लस h का भाई साहब स्क्वायर। तो दिस विल बी द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पर्सन। ठीक है, when the person was on the surface of the earth, the acceleration due to gravity applicable on him was gm by r का square। g is universal gravitational constant, m is the mass of the earth and r is the radius of the earth। ठीक है, now it will be gm, the same factors along with r that is radius of the earth plus h that is h का square। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका g डैश। ओके, with depth, अगर आप अंदर जा रहे हैं अर्थ के, if you are going inside then what will happen with depth भाई साहब। ठीक है, so if as the person goes closer to the center of the earth, ठीक है, closer to the center of the earth, what will happen, g dash will be equal to, इसका भी डेरिवेशन देख लेंगे, g dash, ये g dash जो है this will be equal to g into 1 minus d by r। अभी ये d क्या है भाई साहब, ये d मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, 1 माइनस डी बाई आर, इसका डेरिवेशन देखिए, जी इज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, डेप्थ टू विद द पर्सन गोज एंड आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ही काफ़ी होगा। सो अगर आप भाई साहब एक डेप्थ पे गए, लेट्स से दिस इज द डेप्थ, सॉरी दिस विल बी द डेप्थ, ये आपका आर हो गया, दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ and this is the depth to which you have gone inside, so your acceleration due to gravity which you will experience at this place will be g 1 minus d by r। एक चीज़ और है, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाते हैं, अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है, if you happen to be at the center of the earth, acceleration due to gravity will be taken as 0, हमारा 0 हो जाएगा acceleration due to gravity। ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज आपका इस हिसाब से आपका जितना आप डेप्थ में जाएंगे तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, सो d इज इक्वल टू r पे क्या हो जाएगा, जब आप इतने डेप्थ पे चले गए, मतलब r डेप्थ पे चले गए, तो r बाई आर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, g इंटू 1 माइनस 1 दैट इज g इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है उसमें एक थ्योरम लगता है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, और हाल फिलहाल अभी आप वो पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे तो भी काफ़ी है कि भाई साहब ये अर्थ है, ये भाई साहब हो गई अर्थ की रेडियस, अगर इस अर्थ में मैं डेप्थ डी पे जाता हूँ तो इस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट विल बी जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ये डी बाई आर, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, d is the depth by which you have gone inside and r is the radius of the earth। इतना ही आपके लिए फिलहाल काफ़ी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके आउट ऑफ स्कोप ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो आप अगर समझ लो एकदम सेंटर पे चले गए भाई साहब, एकदम सेंटर पे, तो इसका मतलब आपका d यहाँ पे कितना हो गया, r, तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इंटू 1 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो गया g 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, g इंटू 0, तो ये हो गया आपका 0। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 0। आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, ये बात और है, लेकिन आपका कैलकुलेशन बता रहा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0। ठीक है, क्लियर है। तो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ पे भाई साहब कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करते रहते हैं, वैल्यू ऑफ जी आपकी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, ओके, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, अगर आप देखोगे अर्थ का शेप कैसा है भाई साहब, रेडियस ऑफ पोल्स हो गया और ये हो गया भाई साहब रेडियस ऑफ इक्वेटर। सो वी कैन सी दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज नॉट कॉन्स्टेंट, एट द इक्वेटर इट इज द हाइएस्ट एंड एट द पोल्स इट इज द लोवेस्ट। और अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, तो रेडियस जैसे जैसे आपका बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, कम। तो आपका जो ये इक्वेटर का रेडियस है ये हो गया लेट्स से आर ई, और ये हो गया पोल्स पे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स दिस विल बी जी एम बाई आर पी का भाई साहब स्क्वायर, रेडियस एट पोल्स।
and acceleration due to gravity at equator, this will be gm by re का स्क्वायर, है ना भाई साहब। अभी आप मुझे बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, ऑब्वियसली दिस इज मोर। और फ्रैक्शन में भाई साहब जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, GE is lesser than acceleration due to gravity at poles. So you will experience a little more acceleration due to gravity at poles than you experience what you experience in at equator. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। So poles are closer to the center than equator. So obviously poles की रेडियस क्या हो जाएगी भाई साहब, कम हो जाएगी। ठीक है, सो G इज इक्वल टू GM बाई R का स्क्वायर। ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस R, thus R डिक्रीजेज एंड G इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके, सो आपका भाई साहब दिस इज हाउ इट विल हैपन। तो जैसे R डिक्रीज होगा, R इंक्रीज होगा, G डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेज एट पोल्स एंड डिक्रीजेज एट द इक्वेटर, एंड डिक्रीजेज एट द इक्वेटर। ठीक है, फ्री फॉल इज गवर्न बाय 3 इक्वेशंस इन मोशन। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, सो हम भरत 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन बता सकता है भाई साहब, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हाफ ए टी का स्क्वायर, ओके, और थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या होगा, जूनियर्स के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, छी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होगा। ठीक है, ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। यहाँ पे आपका u का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपके भाई साहब 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, अभी देखो इस इक्वेशन में फ्री फॉल में क्या चेंजेस होंगे। फ्री फॉल में आपका भाई साहब u हो जाता है 0 और a की वैल्यू हो जाती है भाई साहब g। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू g इंटू टी। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके 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 ओके। सो चेंजेस टू, तो ये क्या क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, ओके। s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। फ्री फॉल में आपकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे g, तो हाफ जी टी का स्क्वायर। तो ये s कितना हो गया भाई साहब, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस दिस, तो दिस विल बी हाफ जी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा s। ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब, चेंजेस टू दिस, ये फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, u की वैल्यू 0 ही डालोगे तो v इज इक्वल टू जी टी ही आ जाएगा एंड s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड फैक्टर भाई साहब आपका क्या है, थर्ड फैक्टर इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगेन u की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, g, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gs, है ना, इसको लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs हो गया। ठीक है, दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ इट इज इम्पैक्टेड। ठीक है, सो चेंजेस टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। इसको हम ना लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली u की वैल्यू यहाँ पे फ्री फॉल में 0 होगी। u मतलब होती है इनिशियल वेलोसिटी। जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं तो उसकी कोई पहले से वेलोसिटी थोड़ी है, उसका तो सिर्फ फ्री फॉल में वेलोसिटी गेन हुआ है, तो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी दैट द बॉडी हैज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर हो जाएगा भाई साहब 0। So here u and v are the initial and final velocities and s is the distance covered, या primarily हम इसको बोल सकते हैं displacement. This will be the displacement in time t. Are we clear? Okay. अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई साहब, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ए न्यूमेरिकल्स, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। F मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज। G मतलब हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हो गया आपका m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ द सेकेंड बॉडी अपॉन r, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। क्लियर भाई साहब? ओके, चलिए F इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, हाँ, F इज इक्वल टू mg मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके,
चलिए भाई साहब, यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर भाई साहब फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो हम पहले देखते हैं पहला वाला फोर्स, ठीक है। तो लेट्स से एफ की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, कोई इनमें से किसी का मास हमने डबल कर दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, सेकंड केस में हो जाएगा f इज इक्वल टू जी, हमने m ले लिया, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m1 हो जाएगी, ठीक है। m1 चेंजेस टू 2m1, डबल हो गया भाई साहब। तो g इंटू 2m1 इंटू m2 बाई r का स्क्वायर। लेट्स से हमने इसको f डैश बोला, दिस इज द फोर्स नाउ इट नाउ। तो f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये g m1 बाई m2 बाई r का स्क्वायर की जगह तो तुम क्या लिख सकते हो, फोर्स। तो ये फोर्स, नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस इनटू द ओरिजिनल फोर्स। सो व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ट्वाइस, ठीक है, इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, ठीक है। भाई साहब आपका यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डबल, अगर हमने दूसरा वाला लिया f डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई, यहाँ पे डबल कर दिया हमने डिस्टेंस को, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई 4r का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू जी m1 m2 बाई r का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या है, ओरिजिनल फोर्स। सो ये हो गया आपका 1/4 इंटू ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। तो द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी 1/4 द ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से अगर आप ट्रिपल कर दोगे तो क्या बोल सकते हो, द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी 1/, ट्रिपल कर रहे हैं ना आप, डबल करने से 1/4 हुआ, तो भाई साहब ट्रिपल करने से क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। ट्रिपल करने से भाई साहब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 बार करोगे, 4 टाइम्स करोगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 1/16 इंटू एफ। कायदे से अगर आप देखो तो एफ की प्रोपोर्शनैलिटी 1/r स्क्वायर से है। तो अगर आप r को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो फोर्स कितने टाइम्स घटेगा, 4 टाइम्स घटेगा, ठीक है। r को अगर आप 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो f कितने टाइम्स घटेगा भाई साहब, नहीं 9 टाइम्स घटेगा, इसके स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर। अगर r को आप 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो फोर्स कितने टाइम्स घटेगा, 16 टाइम्स, मतलब ये 1/4 इंटू ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा। इस केस में 1/9 इंटू ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, और इस केस में 1/16 इंटू ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल का समझ में आ गया। द मास ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर डबल, भाई साहब इसका कर लो 2m1, इसका हो जाएगा भाई साहब 2m2 अपॉन r का स्क्वायर, और ये हो गया g, तो मतलब 4g m1 m2 बाई r का स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल फोर्स का भाई साहब क्या हो गया, 4 टाइम्स। द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। आर वी क्लियर थ्रू दिस थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है भाई साहब। आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, g m1 m2, तो फोर्स, ठीक है, इफ मास इज डबल तो ये 2m1 हो गया, तो फोर्स क्या हो गया भाई साहब आपका, डबल हो गया। डिस्टेंस इज डबल, हमको मालूम है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। अगर भाई साहब r को आप 2r मतलब डबल कर रहे हो तो फोर्स कितने पे टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो फोर्स भाई साहब 1/4 r स्क्वायर, तो फोर्स बिकम्स 1/4। समझ में आ रहा है ये। अगर आपने ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स बिकम्स 1/9, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1/r, तो ये हो गया भाई साहब फोर्स 1/r का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1/, फोर्स बिकम्स 1/9, ठीक है। और क्या भाई साहब, मासेस ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर डबल, मास ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर डबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब आपने m1 की वैल्यू बढ़ाई 2 टाइम्स, m2 की वैल्यू बढ़ाई 2 टाइम्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी भाई साहब, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है, 4f, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा भाई साहब, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था बाय गैलीलियो। इस एक बहुत बड़ा टावर है पेरिस में जिसको हम बोलते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है।
अभी लीनिंग टावर ऑफ पीसा में से एक छोटा स्टोन और एक बड़े स्टोन को भाई साहब फेंका गया था। उस टाइम में जब एक्सपेरिमेंट्स होते थे तो बहुत मतलब लोग बाइबल या रिलीजियस टेक्स्ट के खिलाफ नहीं जाते थे, और बाइबल के हिसाब से मतलब उस टाइम पे ऐसा प्रीचिंग था कि अर्थ जो है तो एक स्क्वायर टाइप का है, एक स्क्वायर टाइप का क्यूब है, ठीक है। तो गैलीलियो ने बोला कि नहीं अर्थ राउंड है, तो सब लोगों ने इस पर बंदूक तान ली भाई साहब कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। उन्होंने नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो अगर तुम गलत हुए तो हम तुमको मृत्युदंड देंगे, राजा ने बोल दिया भाई साहब, ठीक है। तो गैलीलियो ने प्रूव किया कि भाई साहब अर्थ इज बेसिकली राउंड एंड बिकॉज ऑफ विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑल बॉडीज विल रिमेन द सेम। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करने के लिए बोला कि भाई साहब इस लीनिंग टावर ऑफ पीसा से एक छोटे स्टोन को फेंको और एक भाई साहब बड़े स्टोन को फेंको, दोनों सेम टाइम पे लैंड करेंगे, दो बोथ विल लैंड एट द सेम टाइम बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज इज द सेम टाइम पे लैंड करेंगे। राजा ने बोला अच्छी बात है, प्रूव करो इसको, और अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो इन दोनों पत्थरों को फेंकने के बाद हम तुमको इधर से फेंकेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ आपको लगता है कि भाई साहब आप जो साइंस पढ़ रहे हो वो कितना डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, लेकिन ये जो पढ़ रहे हो ना आप, साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी मेहनत से इन इन्वेंशंस को आपके सामने रखा है, ठीक है। और जब ये इन्वेंशंस करते गए या जब ये डिस्कवरीज करते गए उनकी जान पे आ गई थी भाई साहब, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एवोल्यूशन की थियोरीज डार्विन ने दिया और सबने एक्सेप्ट कर लिए होंगे? नहीं भाई साहब, बहुत चर्चा हुई हर चीज़ पे। आप इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल मेंडल। इन्होंने भाई साहब अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए किसी को मालूम ही नहीं, इनके मरने के 100 साल बाद लोगों को जाकर मालूम चला कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है। सो दैट वाज द सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। साइंटिफिक थॉट को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता था। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है या जो तोड़ मरोड़ के पंडितों पुरोहितों ने या प्रीस्ट लोगों ने प्रचार किया है उसको ही माना जाता था। तो एक बहुत बड़े स्ट्रगल के फेज से गुजर कर आपको ये साइंस की थियरीज आपके सामने आई हैं जिसको आप बड़े ही मतलब हल्के में लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ ट्रेजेडी। खैर यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, ठीक है, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो मतलब हैवी ऑब्जेक्ट को भाई साहब जल्दी गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू डैश क्या है, m इंटू जी है, और यहाँ पे w है m इंटू, तो लेट्स से ये हैवियर ऑब्जेक्ट है, ये m इंटू जी है, दोनों भाई साहब सेम टाइम में कैसे पहुँच रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखोगे भाई साहब v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया टाइम। इसमें मास का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, इसमें मास से कोई को फैक्टर नहीं है, कोई भी को रिलेशन नहीं है। हाँ, एयर रेजिस्टेंस के वजह से जो होता है वो अलग बात है, लेकिन इसका मास का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इसकी भी वही वेलोसिटी होगी, और जितना टाइम इसको लैंड होने में लगेगा उतना ही टाइम इसको लैंड होने में लगेगा। देयर इज नो को रिलेशन टू मास। जी दोनों पे सेम लग रहा है, यू दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी है भाई साहब। तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, जी इंटू टी, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, एंड द टाइम ऑफ लैंडिंग विल ऑल्सो बी द सेम। कैसे भाई साहब, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। फ्री फॉल के लिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह पे हो जाएगा जी टी का स्क्वायर। तो फ्री फॉल के लिए हो गया कितना, हाफ जी टी का स्क्वायर। अभी कंपेयर करो भाई साहब, इसके लिए भी डिस्टेंस s है, इसके लिए भी डिस्टेंस s है, तो दोनों के लिए ये सेम, हाफ का फैक्टर भी दोनों के लिए सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन देम इज सेम, और टाइम ऑफ लैंडिंग भी ऑल्सो बी द सेम। तो अगर ये सारे फैक्टर सेम हो गए तो टाइम ऑफ लैंडिंग बाकायदा सेम ही हो जाएगी ना। देखो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है ना भाई साहब, तो टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2s बाई जी, तो t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2s बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। दोनों बॉडीज में देखो क्या s सेम है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द बॉडीज इज सेम 2, तो ये तो भाई साहब ये तो दोनों में सेम ही होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑल बॉडीज इज g। तो भाई साहब अगर दोनों में सेम फैक्टर्स हैं तो टाइम ऑफ लैंडिंग भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टाइम ऑफ लैंड द डिस्टेंस कवर्ड विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द मास। इक्वेशन ऑफ मोशन में मास से कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में
आपका मास के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है, दे आर जस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा, इफ द लेट एफ बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपका एफ क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस, बट ऑल्सो जी एम बाई आर का स्क्वायर, क्लियरली जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम। तो अगर आप देखोगे भाई साहब इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गया, दूसरे तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम बाई आर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, और ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, दिस इज बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे भाई साहब मास ऑफ द बॉडी के साथ तो कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। क्लियरली g इज इंडिपेंडेंट ऑफ m विच इज बेसिकली मास ऑफ द बॉडी। दोनों भी बॉडीज पे सेम ही एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि दोनों की बॉडीज के लिए g भी सेम, मास ऑफ अर्थ भी सेम और रेडियस ऑफ अर्थ भी सेम होगा। तो भाई साहब दोनों बॉडीज के लिए, एक भारी हो या एक हल्की हो, दोनों बॉडीज के लिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो जाएगा, ठीक है। हेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम रैपिडनेस व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर भाई साहब आपके बॉडीज के बीच में एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑल द बॉडीज विल फॉल विद द सेम रैपिडनेस, सेम वेलोसिटी से भाई साहब फॉल करेंगे, ठीक है। Calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth is this much and that of the sun is this much, the average distance between the two is this much। बराबर देख लीजिए भाई साहब, F क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो आपका G का वैल्यू डालिए 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू एक हो गई भाई साहब 6 इंटू 10⁻24, m2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 इंटू 10⁻30 अपॉन r का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 1.5 इंटू 10⁻11 इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो, दिस विल बी 6 2 12, तो ये हो गया 6.67 इंटू 12 इंटू यहाँ पे भाई साहब 10⁻11 प्लस 24 प्लस 30 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2.25 इंटू 10⁻22 हो गया। क्लियर है भाई साहब। तो ये हो गया आपका 6.67 इंटू 12 इंटू 10⁻24 प्लस 30 कितना हो गया आपका 54, 54 माइनस 11, 54 भाई साहब माइनस 11, तो ये हो गया आपका 43, दिस विल बी 10⁻43। यहाँ पे हो गया 2.25 इंटू 10⁻22, कितना आ जाएगा भाई साहब 10⁻4 से 3 से 2 गया 1, 4 से 2 गया 2, 10⁻21 आ गया। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 से जाएगा, 3 12 36, 36 इंटू 10⁻21, 3.6 इंटू 10⁻22। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सारे वैल्यूज को डाल रहे हैं आप यहाँ पे, देखो यू आर बेसिकली पुटिंग ऑल द वैल्यूज आउट हियर। सो अप्रॉक्सीमेटली वही देखिए 3.6 आया था मेरा, मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया था, एक अप्रॉक्सीमेशन किया इंटू 10⁻22, अप्रॉक्सीमेटली उतना आ जाएगा आपका, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज हाउ मच 3.57 इंटू 10⁻22, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट पीपल।